हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जर्व प्रश्न पत्र को देखेंगे। सभी प्रश्न MVVI है, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके 19 फरवरी के दिन यानी कि सामाजिक विज्ञान के दिन आप लोग के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताए जाएंगे। वैसे प्रश्न को बताए जाएंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और सभी प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लेना। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कीजिएगा ना, तभी आपका जो है ना कन्फ्यूजन क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न को देखना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र या फिर विज्ञान क्षेत्र या फिर शिक्षा क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होगा ना सेवा क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों देखिएगा ये सेवा क्षेत्र को जो है ना तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, बिहार, उड़ीसा या फिर कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीमारू राज्य बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और उड़ीसा हो गया। ये 4 जो है ना बीमारू राज्य है, लेकिन ये कर्नाटक जो है ना दोस्तों बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कराए कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताते हैं। मॉल सेवा जो है ना एक प्राइवेट मतलब प्राइवेट सेवा होता है, ठीक है, गैर सरकारी जिसको हम लोग कहेंगे। इनके अलावा सैन्य सेवा हो गया, वित्त सेवा हो गया और रेल सेवा हो गया। ये तीनों जो है ना आपका सरकारी सेवा होता है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये रहा है कि बिहार संपन्न है, यानी कि बिहार जो है ना ये हमारा बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें जो है ना 80% आबादी कृषि पर कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, देखिएगा आप लोग को बता देते हैं। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना कोयला है, पेट्रोलियम है और विद्युत, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा प्रश्न ये कराए कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्यतः या सामान्यतः जो है ना 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना 1935 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, RBI है, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो दोस्तों भारत में जो है ना 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना 1969 ईस्वी में किया गया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि भारत का वित्तीय राजधानी जिसको हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मुंबई शहर को जो है ना भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा वाणिज्यिक बैंक के द्वारा जो है ना मतलब बैंकिंग और वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। और इस प्रश्न पत्र में 80 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप 80 को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो 80 में 80 दिलाया गया, मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो यहाँ पे कृषक महाजन या फिर प्राथमिक कृषि साख समिति या फिर भूमि विकास बैंक या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ये जो भूमि विकास बैंक है ना ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आतंकवाद जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मानव जनित आपदा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे देखिएगा जो मानव के द्वारा जो घटित आपदा होता है जैसे कि सांप्रदायिक दंगे हो गया, आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, ये तीनों जो है ना मानव के द्वारा घटित आपदा होता है, इसीलिए इसको हम लोग मानव जनित आपदा कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों सुनामी का जो प्रमुख और मेन कारण जो होता है ना समुद्र में भूकंप का आना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन से है कि भू संकलन है। तो दोस्तों भू संकलन जो है ना भू संकलन एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगर सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो मेरा गारंटी है कि 80 में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए जो भी प्रश्न अगर याद ना हो तो इनका पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। आप लोग को बता देंगे कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो जब तक वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखने के बाद जो है ना आप लोग इजीली पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वही छात्र को पीडीएफ मिलेगा जो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बार बार बताया जा रहा है कि मानव जनित आपदा नहीं है, कहने का अर्थ है कि कौन जो है ना प्राकृतिक आपदा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सुनामी एक प्रकार का मानव जनित आपदा नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिएगा कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या। तो दोस्तों लोकसभा में निर्वाचन के लिए जो कुल सीटों की संख्या है ना 543 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है ना केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ना सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है ना वो आपका पंचायत समिति है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो यहाँ पे राजस्थान या फिर बिहार या फिर उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है ना सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि बिहार राज्य है। तो दोस्तों बिहार एक प्रकार का जो है ना कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बिहार में कितने जिले। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों बिहार में वर्तमान में जो है ना कितने जिले। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से क्या करा है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे पटना या फिर नवादा या फिर मुंगेर या फिर नालंदा। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये ककोलत जलप्रपात बिहार के जो है नवादा जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों देखिए प्रश्न ये कराए कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश या फिर चीन। तो दोस्तों नेपाल देश की सीमा जो है ना बिहार से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके बता देना है कि 80% में से पहले से आप लोगों को कितना % का सही और सटीक आंसर याद था। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि बिहार की देखिए क्वेश्चन से कराए कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति
अमरकंटक से हुई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिनमें से सोन नदी है ये बिहार की एक ऐसा नदी है जो उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। और दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो दोस्तों कोसी नदी को जो है ना बिहार का शोक कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है ना पटना नगर है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना 15 नवंबर 2000 में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि महात्मा युद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो यहाँ पे राजगीर में या फिर बोध गया में या फिर वैशाली में या फिर सारनाथ में। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना बोध गया में हुई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कराए कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों बिहार में सबसे ज्यादा जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी जो है ना काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑब्जर्व क्वेश्चन है। सभी प्रश्न यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं ना सभी प्रश्न वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन है। इसलिए जो है ना दोस्तों एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। चले देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि विश्व व्यापार जिसको हम लोग WTO कहेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो दोस्तों जेनेवा में है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीयकरण यह एक प्रकार का जो है ना नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। इनके अलावा निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण ये तीनों जो है ना नई आर्थिक नीति का अंग है। लेकिन ये राष्ट्रीयकरण जो है ना नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हॉलमार्क का जो काम होता है ना ये हम लोग सोने के आभूषण को शुद्धता को बड़ी शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि उपभोक्ता द्वारा, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उपभोक्ता को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से है कि यहाँ पे देखिए उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवश्यक शुल्क लगता है ना तो 50 लगता है, ना तो 70 लगता है और ना ही 10 लगता है। यानी कि इनमें से कोई भी शुल्क नहीं लगता है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं 15 मार्च को जो है ना उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है ना किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो दोस्तों देखिएगा हॉलमार्क का होना आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुई थी ना 1986 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता को पहचान किस चिन्ह से किया जाता है। तो दोस्तों हॉलमार्क से किया जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कृषि उत्पादों के मानवीकरण कृषि उत्पादकों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों कृषि उत्पादकों के मानवीकरण के लिए जो है ना एक मार्ग का उपयोग किया जाता है जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख और मेन कारण जो था ना वर्षा की दिखता था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो दोस्तों उत्तरी बिहार जो है ना ये बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों कोसी नदी को जो है ना बिहार का शोक कहा जाता है। सभी प्रश्न जो है ना हम काफी महत्वपूर्ण करा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि सूखा यानी कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो दोस्तों सूखा यानी कि सुखाड़ जो है ना यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के द्वारा घटा हुआ आपदा होता है। देखिएगा 44वां प्रश्न क्या करा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो दोस्तों सूखे की जो स्थिति आती है ना, ये धीरे धीरे आती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। तो दोस्तों सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है ना वर्षा की कमी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि देखिएगा यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो दोस्तों सूखे से बचाव का जो मुख्य और मेन तरीका है ना वर्षा जल का संग्रहण करना, यानी कि वर्षा जल का संग्रहण मतलब जमा करना। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो 50% सीटें आरक्षित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों भारत में मतदाता होने की जो मिनिमम एज है ना 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग को बता देते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ठीक है, आर्टिकल 19 में सभी नागरिकों को। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो दोस्तों लोकतंत्र की उपलब्धि में जो सबसे अधिक सहायक है ना क्या है, मतलब विकास है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि 19 फरवरी को जो आप लोग का सामाजिक विज्ञान का फाइनल एग्जाम होगा ना, उसी के लिए हम लोग प्रश्न पत्र को लेके आए हैं। सभी प्रश्न पत्र जो है ना वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना इजिली इनका PDF हमारे वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो है ना, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन से अगर आएगी इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, देखिएगा जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये तीनों जो है ना राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि यहाँ पे है ये तीनों जो है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की जो संख्या थी ना कितना था, 61 था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 54वां प्रश्न क्या कराए कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना, कब हुआ था, 2015 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2019 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो दोस्तों 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी ना 10.86% थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग को बता देते हैं, सरकार का लोकतंत्र जो है ना ये सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह कथन जो है ना अब्राहम लिंकन का है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चंस MBBI करा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है ना क्या है, मतलब अपने क्षेत्र के से लगाव या फिर अलगाववाद। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या। तो दोस्तों लोकतंत्र की मार्ग की जो सबसे बड़ी बाधा है ना, क्या है, अशिक्षा है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से अगर है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एकड़ी शासन व्यवस्था जो है ना ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अमेरिका जो है ना ये संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा चीन और ब्रिटेन है ये संघ सरकार का उदाहरण। देखिएगा क्वेश्चन से है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा बात जो है ना महात्मा गांधी जी ने कहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न क्या करा कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। यानी कि कृषि के कार्य में महिला कितना प्रतिशत भागीदारी लेता है, कितना हिस्सा लेता है। तो दोस्तों 40% जो है ना महिला भागीदारी होता है कृषि कार्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। सभी प्रश्न जो है ना 19 फरवरी के एग्जाम में आएगा, हूबहू 100% लड़ेगा, इसलिए कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके बता देना है ऐसी प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत में 1977 में जो आम चुनाव हुआ था ना, किसको बहुमत मिला था। तो दोस्तों जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये चिपको आंदोलन जो है ना किससे संबंधित है, पेड़ काटने के विरुद्ध से। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चिपको आंदोलन के जनक कौन है। तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान, भारत या फिर बांग्लादेश या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ब्रिटेन देश में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है ना मतलब बहुदलीय व्यवस्था में होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में मतलब किस पर लागू होता है। तो दोस्तों दल बदल कानून जो है ना ये सांसदों और विधायकों पर, यानी कि ये दोनों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों राजनीतिक दलों को उनका मान्यता और उसका चिन्ह जो है ना निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी ये जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये तीनों जो है ना राष्ट्रीय दल है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जनता दल पार्टी यूनाइटेड मतलब जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ना कब हुआ था, देखिएगा यहाँ पे 1992 में या फिर 1999 में या फिर 2000 में या फिर 2004 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है बताइए फटाफट से कमेंट करके। 73 का क्या राइट आंसर आना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ये करा कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है, ढीली होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 75 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त नहीं है, प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। तो देखिएगा आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो ना इसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग को बता देते हैं मजबूत जनपद ये जो है ना ये क्या है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न क्या करा है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। यानी कि किस पर रहता है, किस में। तो दोस्तों ये जो है ना
किस में रहता है, कृषि क्षेत्र में या फिर औद्योगिक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में। तो दोस्तों विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है ना सेवा क्षेत्र पर कार्यरत रहता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। तो दोस्तों कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे जो बीमारू राज्य होगा ना क्या होगा वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बीमारू बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ये चारों जो है ना बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक जो है ना बीमारू राज्य नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो दोस्तों देखिएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना सॉफ्टवेयर क्षेत्र में जो है ना महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो दोस्तों ये सहकारी क्षेत्र जो है ना ये आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इनके अलावा कृषि से उद्योग क्षेत्र और ये सेवा क्षेत्र ये तीनों जो है ना आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि 19 फरवरी के लिए हम लोग काफी महत्वपूर्ण है वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं जो आप लोग को आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 80 में 80 दिलाएगा। और दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि 80% में से आप लोग को पहले से कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था, ठीक है। और आप हमारे वेबसाइट में जाइए और इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आज का एसडब्ल्यू क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए आ गया है कि संचार का यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो यहाँ पर सार्वजनिक टेलीफोन या फिर मोबाइल या फिर वॉकी टॉकी या फिर रेडियो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है आप लोग बताइएगा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है, फटाफट से इसका राइट आंसर बताइएगा। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक है ना, सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सारे चारों तरफ जो है ना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर आप अभी तक हमारे नहीं जुड़े हैं ना तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ना जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ना हम फटाफट से पल पल का अपडेट जो है ना देते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।